हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। तो जो सीरीज मैं आपकी लेकर आया था बिजनेस स्टडी की, जो कि हिंदी मीडियम में है, 11वीं कक्षा वालों के लिए है और सीबीएसई का सिलेबस में इसमें कवर कर रहा हूँ। और ये बात हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा हो तो उसे कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो इसी सीरीज में मैं आपके अगले चैप्टर 10 को लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि 10.1 के ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 9th तक, सभी वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है और उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। पीडीएफ के लिए भी नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, नोट्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। 10.1 अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय क्या होता है। इसका अभिप्राय दो देशों के मध्य होने वाली व्यवसाय की गतिविधियों से है। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का मतलब होता है कि एक देश में ना होकर 2 से 3 देशों में होना। जो व्यवसाय एक देश के अलावा अन्य देशों में भी होता हो वही अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की क्या प्रकृति होती है। दो देशों की भागीदारी, कम से कम दो देशों का होना जरूरी है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के लिए। ठीक है, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, भाषा भेद, मतलब कि लैंग्वेज अलग अलग होती है। इंडिया में हिंदी बोला जाता है, जर्मन में जर्मनी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होता है इसमें। ठीक है, विदेशी मुद्रा में भुगतान, इसमें जिस देश के साथ आप व्यापार कर रहे हो उसी देश की करेंसी में आपको उनको पेमेंट करना पड़ता है, जो कि एक डिफिकल्ट है। ठीक है, अनेक तरीके के इनमें आधार होते हैं जिनके आधार पर ये व्यवसाय किया जाता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, उत्पादन लागत आदि। ये सारे क्या है, ये आधार हैं जिनके आधार पर व्यवसाय किया जाता है कि कितने प्राकृतिक संसाधन उसमें लगेंगे, उत्पादन लागत क्या आएगी। ठीक है, इन सारी चीजों के आधार पर ही कोई भी व्यवसाय किया जाता है। तो ये सारी क्या है, व्यवसाय की प्रकृति है, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय की प्रकृति है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से राष्ट्र को लाभ, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कर रहे हैं और आप किसी को निर्यात कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बना के किसी दूसरे देश में दे रहे हो, तो जिस देश को दे रहे हो वो देश तुम्हें तुम्हारी ही करेंसी में पेमेंट करेगा। मतलब सॉरी, तुम्हारी ही करेंसी में पेमेंट नहीं करेगा, वो अपनी करेंसी में पेमेंट करेगा। तो उससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा आएगी। ठीक है, संसाधनों का अधिक क्षमता से उपयोग होता है। जो संसाधन होते हैं उनका अधिक क्षमता से उनका प्रयोग किया जाता है, फिर वो वेस्ट नहीं होते। विकास की संभावना और रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। ठीक है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। ये सारे क्या है, किसी एक राष्ट्र को लाभ होते हैं। अब फर्मों को क्या लाभ होते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से फर्मों को क्या लाभ होते हैं। ये तो हमने देखा किसी देश को क्या लाभ होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से एक देश को क्या लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीजें एक देश को लाभ होती हैं। अब ये सारी चीजें हैं जो फर्मों को होती हैं। कैसे, उच्च लाभ की संभावना बनी रहती है। जो फर्म होती है उसको उच्च लाभ की क्या होती है, संभावना बनी रहती है। बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग होता है इसमें। जो भी क्षमता उसकी बढ़ जाती है वो क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। विकास की संभावना बढ़ती है इसकी। ठीक है, उच्च व्यावसायिक दृष्टिकोण बनता है, मतलब कि इसके सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अब ये अपना जो दृष्टिकोण होता है वो उच्च व्यवसाय की तरफ लेके जाता है, मतलब अपने व्यवसाय को बढ़ाने की तरफ ये सोचता है। तो ये एक फर्म के लाभ है और ये ऊपर वाले एक देश को लाभ है, किससे, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र, क्या क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का। सबसे पहला है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का अभिप्राय वस्तुओं के आयात निर्यात से है। ठीक है, इस तरह के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित इकाइयां वस्तुएं खरीद कर पुनः विक्रय करती है। ट्रेडिंग में क्या किया जाता है, व्यापार में क्या किया जाता है कि एक वस्तु खरीदी जाती है और उसको दोबारा से बेच दिया जाता है, जिससे कि लाभ होता है। यही क्या कहलाता है, ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, दूसरी है सेवाएं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सेवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। सेवाओं के अंतर्गत निम्न को सम्मिलित किया जाता है, जैसे भ्रमण एवं यातायात, बैंकिंग, बीमा, आईटी, परामर्श आदि। ये सारी क्या है? सेवाएं हैं, सर्विसेज। ट्रैवल है, बैंकिंग है, बीमा है, आईटी है, किसी से कोई परामर्श लेना हो, ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारी सेवाएं हैं जो कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। बिना सेवाओं के आप किसी भी व्यवसाय को नहीं चला सकते। जो इंटरनेट है वो भी एक सर्विस है, सेवा है। बिना इंटरनेट के व्यवसाय चलना क्या है? असंभव है, ठीक है। तो ये सारी हैं सेवाएं, सर्विसेज। अगला है तैयार माल, माल तैयार करना एवं विपणन। माल तैयार करना और विपणन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। इस श्रेणी में मिसप्रिंट है, यहाँ पर इस आएगा। इस श्रेणी में वे व्यवसाय आते हैं जो स्वयं द्वारा निर्मित माल का निर्यात करते हैं। आज अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसी तरह का व्यवसाय कर रही हैं। मतलब कि इस श्रेणी में वो व्यवसाय आती हैं जो कि खुद ही माल को तैयार करती हैं और उनका निर्यात करती हैं। मतलब कि खुद माल बना के उसको क्या करती हैं? निर्यात करती हैं। ऐसी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो कि ऐसा व्यवसाय करती हैं। क्या करती हैं? कि खुद माल को बनाती हैं और फिर उसको बेच देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोर्सिंग एवं विपणन। सोर्सिंग एवं विपणन यानी कि सोर्सिंग एंड मार्केटिंग। आज अनेक एमएनसी इस तरह का व्यवसाय कर रही है। इसके अंतर्गत एक देश की कंपनी किसी दूसरी देश में अपनी इकाई स्थापित करती है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य वहाँ का स्थानीय सस्ते उत्पादनों के संसाधनों का लाभ उठाना है। सोर्सिंग एंड विपणन में क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं वो अपनी कंपनी की एक इकाई, एक यूनिट किसी दूसरे देश में स्थापित कर देती हैं। और वो ऐसा इसलिए करती हैं कि वहाँ पे जो सस्ते उत्पादन है, संसाधन है, उनका लाभ उठाया जा सके, ठीक है। अगर जो काम अपने यहाँ आप 100 रुपये में करवा रहे हो और वही काम तुम्हें कहीं और 50 रुपये में, 40 रुपये में पूरा हो जाए तो क्या चाहोगे? आप वहाँ पे करवाना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पर करवाने से आपको लाभ हो रहा है। तो ठीक कंपनियां भी ऐसे ही करवाती हैं। खुद की एक कंपनी की इकाई उस जगह पे लगाती है जहाँ पर मजदूर सस्ती हो, वहाँ पे संसाधन सस्ते हो, इन सभी चीज़ों का जहाँ पे सस्ता मिल जाता है वहाँ पर वो अपनी कंपनी का इकाई क्या करती हैं? स्थापित कर देती हैं और फिर वो वहाँ से मैन्युफैक्चर करती हैं और उसकी मार्केटिंग कहीं और दूसरे देश में करती हैं जहाँ पर उस प्रोडक्ट की कीमत महंगी हो, ज़्यादा हो। जैसे अमेरिका में आज हर एक प्रोडक्ट महंगा है और इंडिया में क्या है? सस्ता है। तो कंपनियां क्या करती हैं? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और मार्केटिंग उसकी क्या करती हैं? अमेरिका में करती हैं। तो इससे ज़्यादा लाभ है। दो जगह से लाभ मिल रहा है। कैसे? पहला तो उनका जो प्रोडक्शन है वो सस्ते में हो रहा है, यहाँ से उनको पैसा बच रहा है, ये लाभ हो गया। और दूसरा वो जो मार्केटिंग कर रहे हैं अमेरिका में, वहाँ पे उनको जिस प्रोडक्ट का रेट 10 रुपये था वहाँ पर वो उनको 20 रुपये में बिक रहा है उनका, तो वहाँ पे लाभ, दो जगह से ऐसे लाभ कमाते हैं, ठीक है। तो ये होता है सोर्सिंग एवं विपणन। अगला है उत्पादन के लिए ग्लोबल सोर्सिंग। इसके अंतर्गत वे कंपनियां सम्मिलित की जाती हैं जो वस्तुओं के उत्पादन के लिए दूसरे देशों से कच्चा माल, सहायक वस्तुओं आदि का आयात करती हैं, ठीक है। ये वो कंपनियां हैं जो दूसरे देशों से कच्चा माल, सहायक वस्तुओं का आयात करती हैं और फिर अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अपना प्रोडक्ट खुद ही बनाती हैं, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल, वस्तु, सहायता जो भी चाहिए होती है वो दूसरे देश से क्या करती हैं? मंगवाती हैं, उनका आयात करती हैं। तो ये होता है उत्पादन के लिए ग्लोबल सोर्सिंग। मतलब कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन जो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो किसी और देश से मंगाना पड़ता है, क्योंकि वो उनके खुद के देश में नहीं होगा, या तो होगा तो वो महंगा होगा और वो जहाँ से मंगा रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कि वो सस्ते में मिल रही हो, ठीक है। अगला है विदेशी विनियोग। विदेशी विनियोग का अर्थ विदेशी पूंजी को औद्योगिक विकास के लिए अपने देश में आमंत्रित करने से है। इसके दो माध्यम हैं। पहला विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग और दूसरा पोर्टफोलियो विनियोग, ठीक है। विदेशी विनियोग का मतलब यह है कि खुद के देश में आमंत्रित करना। मतलब हम भारत, रियल टाइम का मैं एग्जांपल दूं तो इस टाइम पे भारत क्या कर रहा है? दूसरे देशों को आमंत्रित कर रहा है अपने देशों में कि आओ हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, ठीक है, हमारे यहाँ अपनी इकाइयाँ लगाओ, हमारे यहाँ से आप वो करो, अपना प्रोडक्शन करो। तो इससे क्या होता है कि जिस देश में जो दूसरी कंपनियां, अब भारत में जैसे बाहर की कंपनी आएगी और इन्वेस्ट करेगी, तो इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा बताओ?
इस देश को बढ़ावा मिलेगा। भारत की क्या होगी, एक तरीके से पहचान बढ़ेगी। जैसे चीन की अभी पहचान है ना, हर जगह चीन है, हर जगह चीन का प्रोडक्ट बेचा जाता है, वैसे ही भारत की अपनी एक पहचान होगी और वो भी फिर जाना जाएगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इसलिए भारत आमंत्रित कर रहा है। और उससे क्या होगा कि भारत में जब वो बाहर के देश आएंगे, अपनी फर्में लगाएंगे, अपनी कंपनी लगाएंगी, तो यहाँ के भारत का जो भारत है इसका डेवलपमेंट होगा, रोजगार मिलेंगे, यहाँ की जो जीवन स्तर है लोगों के वो उनमें सुधार होगा, यहाँ का जो पर्यावरण है, क्योंकि कंपनियां जितनी भी स्थापित होती है उनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि वो अपने सामाजिक उद्देश्य को पूरा करें, जिसमें वो कंपनियां अपने आसपास के क्षेत्र को क्या करेंगी, स्वच्छ रखने में या किसी भी तरीके से हेल्प करेंगे, जिससे कि वहाँ के आम मनुष्य की जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो इससे क्या होगा, भारत का विकास होगा। तो एक देश जब दूसरे देश को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए, विनियोग करने के लिए आमंत्रित करता है, तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि उसके खुद के देश का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो ये होता है विदेशी विनियोग। तो ये हमने क्या पढ़ी, ये हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का क्षेत्र देखा, किन किन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे क्या क्या इनके बाधक तत्व हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्या क्या बाधक तत्व हैं। सबसे पहला है भाषा भेद। प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा होती है। जब एक देश का व्यवसायी दूसरे देश के व्यवसायी से कोई व्यवहार करता है तो उसकी बात समझाने के लिए और अपनी बात उससे समझने में बहुत कठिनाई आती है। हर एक देश की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, तो आपस में कम्युनिकेट करते टाइम क्या होता है, थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, अधिक जोखिम। देशी व्यवसाय की अपेक्षा विदेशी व्यवसाय में बहुत जोखिम रहता है। इसमें माल बहुत दूर से और प्रायः सामुद्रिक मार्गों से आता है। समुद्र में स्थित चट्टानें, लहरें और जलवायु वस्तुओं को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसके वजह से नुकसान हो सकता है। तो जो ये होता है यहाँ पर जोखिम ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला है सरकारी नियंत्रण। विदेशी व्यवसाय सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत होता है। जो भी विदेशी व्यवसाय की जाती है वो सारी सरकार के नियंत्रण में होती हैं। वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए समय समय पर लाइसेंस लेने पड़ते हैं और अनेकों सूचनाएं सरकार को देनी भी पड़ती हैं। इसके अलावा आयात निर्यात विधियों में भी बहुत जटिलताएं हैं। ठीक है, सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत ही सभी विदेशी व्यापार की जाती है। इसके नियम को फॉलो करना पड़ता है। अगर नियम फॉलो ना किए गए तो आपके लाइसेंस को जब्त किया जा सकता है, जिसकी वजह से आप फिर अपना व्यापार बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कानूनों में अंतर। विभिन्न देशों के आयात निर्यात संबंधी अलग अलग कानून होते हैं। इस विभिन्नता के कारण व्यवहार करते समय व्यापारियों को भुगतान व अन्य शर्तों के बारे में संदेह बना रहता है। सभी देश की जैसी भाषा अलग होती है, वैसे ही सबके अपने अपने कानून भी अलग अलग होते हैं। हो सकता है इंडिया में आयात पर ज़्यादा टैक्स हो सकता है कि दूसरे देशों में, यूएसए में आयात पर कम टैक्स हो। तो ये क्या है, कानून है। हर एक देश का अपना अपना अलग अलग कानून होता है। इस वजह से व्यापारियों को हमेशा संदेह बना रहता है कि क्या हमको इस बार लाभ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है भुगतान संबंधी असुविधा। सभी देशों की मुद्रा भिन्न होने के कारण विदेशी व्यवसाय में माल का भुगतान करने में बहुत कठिनाई आती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमने माल अमेरिका से लिया तो अब हमने उनको पेमेंट करना है, तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ये कहे कि भैया हम रुपया में पेमेंट नहीं लेंगे, हमको हमारे डॉलर में पेमेंट चाहिए। अब आपको पता है कि डॉलर रुपया से कितना महंगा है, और अगर हमें अब डॉलर में पेमेंट करना पड़ जाए तो हो सकता है हमें 1 लाख की जगह 5 लाख का पेमेंट करना पड़े। क्यों? क्योंकि रुपया डॉलर के तुलना में कम है। ठीक है, तो इस वजह से हमें महंगा पड़ सकता है। तो इस तरीके से असुविधा होती है भुगतान के संबंध। ठीक है, अगला है आयात निर्यात कर। विदेशी व्यवसाय पर नियंत्रण रखने के लिए देश की सरकार इस कर का सहारा लेती है। आयात कर का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाना होता है, जिससे वह देशी माल से अधिक लोकप्रिय न हो। इसके विपरीत निर्यात कर का मुख्य उद्देश्य देश के बाहर माल को जाने से रोकना होता है। आयात निर्यात कर सरकार इसलिए लगाती है ताकि विदेशी व्यवसाय पर नियंत्रण रखा जा सके। ऐसा ना हो कि चीन का प्रोडक्ट आज ज़्यादा वो हो रखा है, वायरल हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि उनके आयात निर्यात पे ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सस्ता माल मिल जाता है। तो सरकार इसीलिए, अगर सरकार ने पहले ही नियंत्रण कर रखा होता तो चीन का प्रोडक्ट आज इतना इंडिया में वो नहीं हुआ होता फेमस। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब वो कम हो रहा है। सरकार ने नियंत्रण किया उसके ऊपर, और सरकार इसीलिए कर लगाती है ताकि जो दूसरा देश है वो हमारे देश पर हावी ना हो जाए। ठीक है, तो आयात पर कर इसलिए लगाया जाता है
ताकि जब हम किसी देश से आयात करें तो उस पर ज़्यादा कर देना पड़े, और जब ज़्यादा कर देना पड़ेगा तो हम ज़्यादा आयात करेंगे ही नहीं, जिससे कि विदेशी वस्तुओं को क्या होगा, बढ़ावा नहीं मिलेगा। और निर्यात पर कम कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि निर्यात पर सरकार इसलिए कर लगाती है कि हमारे देश का माल बाहर ज़्यादा ना जा सके। अगर हमारे देश का माल ज़्यादा बाहर जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो खुद के जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो पाएंगी। तो पहले खुद की ज़रूरतों को पूरा करो और उसके बाद अगर बचता है तो फिर उनका निर्यात करो। ठीक है, इसलिए आयात और निर्यात के ऊपर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, बाधक तत्व देख लिए। बाधक तत्व होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के। अब देख लेते हैं क्या क्या तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में प्रवेश करने के, क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंतर्गत एक देश की कोई विश्वविख्यात कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी से उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विवरण करने का उत्तरदायित्व लेती है। क्या करती है? उत्तरदायित्व लेती है, विपणन करने का उत्तरदायित्व लेती है। सेवाओं का विपणन, ये विवरण नहीं, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ध्यान रखना। विपणन करने का उत्तरदायित्व लेती है, मार्केटिंग करने का उत्तरदायित्व लेती है। क्योंकि कंपनी पहले से ही स्थापित ख्याति के कारण उन वस्तुओं व सेवाओं को बेचने में पूर्णतः सक्षम होती है। इन वस्तुओं को बेचने का कारण अपनी ख्याति व नाम का लाभ उठाने तथा अपने ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद कम मूल्य पर उपलब्ध कराना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसलिए किया जाता है कि जो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कि जैसे कोई जानी मानी कंपनी है, अब उसके यहाँ कोई प्रोडक्ट होना है, बनना है, तो वो खुद नहीं बनाती, क्या करती है, दूसरी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट दे देती है उनको, और वो कंपनियां क्या करती हैं कि उनके माल को बनाकर और उनको दे देती हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो रियल में उस प्रोडक्ट को बना रहा है उसका तो कोई नाम, ना कोई जान, ना कोई पहचान, कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो कंपनी उसको ऑर्डर दे रही है उस कंपनी की जान पहचान पहले से ही मार्केट में है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी उस कंपनी का नाम लेकर खुद के प्रोडक्ट को बनाकर उनके नाम से बेचती है तो बड़े ही आसानी से वो बिक जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उस कंपनी की जो ख्याति है, गुडविल है, वो कंपनी की जो गुडविल है वो मार्केट में बहुत अच्छी है, हर व्यक्ति उसको जानता है, पहचानता है, क्योंकि वो एक जानी मानी कंपनी है। ठीक है, तो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करके इसीलिए करती हैं ताकि उनके नाम से वस्तुओं को आसानी से बेचा जा सके और उनके नाम का लाभ उठाया जा सके। और इससे क्या होता है कि वो अपने ग्राहकों को भी अच्छी क्वालिटी के उत्पाद कम मूल्य पर उपलब्ध करा पाती है और उनका माल भी आसानी से बिक जाता है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कई कंपनियां। ठीक है, क्या है इसके लाभ? पूर्व स्थापित ख्याति का लाभ उठाने का अच्छा अवसर, मतलब कि जो पहले से किसी कंपनी की जान पहचान है, मतलब कि एक इमेज है, जैसे कि अमेजोन है, या जैसे मान लो टाटा है, टाटा नमक है। अगर टाटा नमक का नाम लेकर आप कोई दूसरा अपने नमक बेच रहे हो जिसकी क्वालिटी सही है तो आपको बेचने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि टाटा नमक पहले से जानी मानी एक ब्रांड है। ठीक है, तो आप अच्छे से, आसानी से उस नाम का लाभ उठा पाएंगे और अपने व्यवसाय को चला पाएंगे। यदि वह व्यवसाय ठीक ना चले तो इसे आसानी से छोड़ा जा सकता है। अगर आप अपने टाटा नमक का नाम यूज़ किया और आप अपना नमक बेच रहे हैं, लेकिन अगर आपका नमक नहीं बिके तो आप आसानी से उस नमक के व्यवसाय को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक, विदेश में विनियोग के जोखिम से छुटकारा, इसके लिए आपको किसी देश में, किसी अन्य विदेश में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप उनका नाम यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके लाभ हैं। दूसरा है लाइसेंसिंग। दूसरा क्या है? लाइसेंसिंग। इसका अभिप्राय रॉयल्टी अथवा फीस के बदले में किसी दूसरे देश की कंपनी के उत्पाद का उत्पादन एवं विक्रय करने के समझौते से है। विदेश में पूंजी विनियोग किए बिना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भागीदार बनने का सबसे अच्छा माध्यम है कि किसी देश का या किसी कंपनी का लाइसेंस ले लो, और लाइसेंस लेने के साथ क्या होता है, उनकी रॉयल्टी और वो फीस के बदले में क्या करती हैं, वो उत्पाद और उत्पादन एवं विक्रय करने का समझौता देती हैं। समझौता हो जाता है, मतलब आपने किसी देश की किसी भी चीज़ का लाइसेंस ले लिया तो क्या होता है, वो एक समझौता बन जाता है आपस में। फिर आप उसके नाम से या उसके सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो आसानी से, कोई भी बीच में कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो ये
अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में भागीदार होने का बहुत ही अच्छा और सस्ता माध्यम है। ठीक है, सस्ता तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा माध्यम है, क्योंकि लाइसेंस लेना किसी भी कंपनी का बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, लाइसेंस सस्ते नहीं होते। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी देश अपना लाइसेंस दे देता है तो फिर आप उसके संसाधनों का यूज़ कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्या है इसकी, किन किन परिस्थितियों में इनको प्रयोग किया जा सकता है। जब आयातक देश की सरकार ने आयातों पर प्रतिबंध लगाए हों, मतलब कि किसी देश ने आयात पर प्रतिबंध लगा रखे हो, तब अगर आपने उस देश का लाइसेंस ले रखा है तो आप आसानी से आयात कर सकते हो। जब विदेश में पूंजी विनियोग नहीं करना हो, जब विदेशों में पूंजी विनियोग नहीं करना हो तो आप लाइसेंस ले लो। जब विदेशी बाजार की अधिक जानकारी ना हो तो लाइसेंस ले सकते हो। जब देश की सरकार विदेशी स्वामित्व से बचना चाहती हो, जब कंपनी के नाम की विदेशी बाजारों में पूरी पहचान हो, जानी मानी कंपनी है कोई, जैसे मैंने पीछे टाटा का नाम लिया था, वैसे ही कोई जानी मानी कंपनी है, उसका लाइसेंस लेके आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये है दूसरी लाइसेंसिंग। तीसरी फ्रेंचाइजिंग, बहुत ही पॉपुलर तरीका है एक फ्रेंचाइजिंग। इसका अभिप्राय उस विशेष अधिकार से है जो एक उत्पादक द्वारा किसी व्यापारी को उत्पादक वाला व्यवहार किसी विशेष स्थान पर प्रारंभ करने के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब कि कोई एक कंपनी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर MBA चाय वाला, MBA चाय वाला क्या करता है कि वो अपने नाम की फ्रेंचाइजी बेचता है, और दूसरे लोग क्या करते हैं कि उसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब कि उसकी कंपनी का नाम, सर्विस, जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का, टेक्नोलॉजी वगैरह सबका यूज़ करना। वो अपना नाम देगा, वो अपनी सर्विस देगा, वो सब कुछ देगा अपना जो वो खुद करता है, लेकिन उसके बदले में आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वही फ्रेंचाइजिंग कहलाता है। जैसे आपने हर जगह देखा होगा MBA चाय वाला, MBA चाय वाला, तो अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर जगह MBA चाय वाला ही बैठा है। अन्य लोग क्या करते हैं कि उससे उसकी फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं। ठीक है, क्या है इसके लाभ, कम विस्तार लागत, उसको विस्तार करने के लिए कम लागत आती है, सभी लागतें फ्रेंचाइजी द्वारा सहन किए जाते हैं। ठीक है, क्या है कि किसी की भी आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो तो पहले से ही डेवलप्ड है, उसका विस्तार पहले से हो रखा है, तो अब आपको उसके विस्तार के लिए ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक, बड़े पैमाने की बचतें, ज़्यादा विक्रय होने के कारण अधिक बड़े पैमाने पर बचत होती है। ठीक है, जैसे ज़्यादा माल बिकेगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा तो ज़्यादा बचेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, सब कुछ तो फ्रेंचाइजी की तरफ से मिला है आपको। ठीक, साख में वृद्धि, कम गलतियां होने के कारण क्या होता है, साख में वृद्धि होती है। अगर आपसे कुछ भी गलती होती है तो जो फ्रेंचाइजी जिसकी आपने ले रखी है वो आपको ट्रेनिंग देगा, आपकी सुधारात्मक कार्रवाई करेगा, जो गलती है उसको बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो, जिससे कि गलतियां आपकी कम होंगी, और कम गलती होगी तो आपके साख में वृद्धि होगी। कम जोखिम, ख्याति के कारण विक्रय करना आसान होता है, जिसकी वजह से कम जोखिम होता है। पहले ही मैंने बताया, टाटा का नाम लेकर बोला था, टाटा जानी मानी कंपनी है। MBA चाय वाला का इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, तो MBA चाय वाला एक जाना माना क्या है, ब्रांड बन गया है। तब उसके नाम से अगर आप अपना चाय बेचते हो तो आपके चाय आसानी से बिक जाएंगे, उनको बिकने में कोई भी समस्या नहीं है, तो इसलिए कम जोखिम होता है कि बिकेगा नहीं बिकेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन, इनके विज्ञापन आपको पता ही है बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े स्तर पर इनके विज्ञापन किए जाते हैं। तैयार बाजार, फ्रेंचाइजी को तैयार बाजार पहले से ही मिलता है। अब तैयार बाजार का मतलब ये है कि जैसे आपने MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ली, तो अब MBA चाय वाले की तो मार्केटिंग पहले से ही हो रही है, आप कुछ जानो या ना जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अन्य लोग फिर MBA चाय वाले को जानते हैं। आपके लिए हो सकता है कि वो नया हो, लेकिन अन्य लोगों के लिए वो नया नहीं है, पहले से वो MBA चाय वाला अपना बाजार पहले से बना चुका है। आपको क्या करना है, बस उसकी फ्रेंचाइजी को लेना है और उसकी क्वालिटी के अनुसार अपने प्रोडक्ट को बेचना है। आपका प्रोडक्ट आसानी से बिकेगा, क्योंकि जिसका भी आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है वो फ्रेंचाइजी पहले से मार्केट में जानी जाती है। ठीक है, तो ये हैं फ्रेंचाइजी के लाभ। क्या है इसकी विशेषताएं, नाम के प्रयोग का अधिकार, आपने किसी की फ्रेंचाइजी ली तो आप उसके नाम को यूज़ कर सकते हो। लगातार नियंत्रण, जिसकी आपने फ्रेंचाइजी ली है वो आपके ऊपर नियंत्रण रखेगा कि क्या आप मेरे नाम पे कोई ऐसा तो नहीं कि गलत क्वालिटी का माल बेच रहे हो। अगर आप उसके नाम का प्रयोग करके खराब क्वालिटी का माल बेच रहे हो तो इससे आपका तो नुकसान होगा ही, साथ में उसका भी नुकसान होगा। हो सकता है कि उसकी ख्याति कम हो जाए। ठीक है, लोग उसके प्रोडक्ट को आगे चल के ना खरीदें। ठीक है, इसलिए वो नियंत्रण करता है, नियंत्रण रखता है हमेशा।
फ्रेंचाइजी की सहायता, अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो आपको वो फ्रेंचाइजर क्या करेगा, देगा। न्यूनतम समझौता अवधि, न्यूनतम समझौता अवधि होती है 5 साल की मिनिमम होती है। मतलब आपने किसी की भी फ्रेंचाइजी ली तो आपको 5 साल तक की उसकी अवधि है, 5 साल के बाद आपको दोबारा से उसकी फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। लिखित वायदा, जो भी इनके आपस में समझौते होते हैं वो रिटर्न होते हैं, ठीक है। क्या है इसकी हानियाँ, स्वतंत्रता का अभाव, आप स्वतंत्र नहीं हो वहाँ पे, ठीक है, आपके ऊपर नियंत्रण रखा जाएगा। फीस का भार, आपको फीस पे करनी है, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ली है तो आपको फीस देनी है, और फीस कम नहीं होती, बहुत फीसें होती हैं, महंगी महंगी फीसें इनकी होती हैं। क्रय पर प्रतिबंध, आप किसी दूसरी कंपनी का फिर माल क्रय करके अपने उसमें नहीं बेच सकते, ठीक है। आपने एमबीए चाय वाले का लिया है तो आपको एमबीए चाय वाले का ही प्रोडक्ट क्रय करना पड़ेगा। व्यवसाय हस्तांतरण पर प्रतिबंध, ऐसा नहीं है कि आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली और फिर आप किसी और को बेच दो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने खरीदा है तो वो आपके पास ही रहेगा और किसी के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उनका रिटर्न वायदा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ी। अब आगे चलते हैं और अगला है संयुक्त साहस। इसका अभिप्राय उस साझेदारी से है जिसके अंतर्गत कंपनियां वस्तुओं के विकास, उत्पादन या बिक्री हेतु विनियोग, जोखिम प्रबंधन एवं लाभ में भागीदारी करती है, ठीक है। यह वह साझेदारी है जिसमें कंपनी क्या करती हैं, वस्तुओं के विकास के लिए, उत्पादन के लिए, बिक्री हेतु विनियोग के लिए, जोखिम प्रबंधन के लिए और लाभ में भागीदारी के लिए क्या करती है, इसमें शामिल होती है, भाग लेती है। और ऐसा कब कब किया जाता है, जब आप किसी विदेशी कंपनी में व्यवसाय नहीं करना चाहते तब आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हो लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है पर्याप्त, तब भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है संयुक्त साहस का। अगला है और लास्ट, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना। इसका अभिप्राय एक कंपनी से है जिसकी 50% से अधिक वोटिंग पावर किसी दूसरी कंपनी के पास होती है। जो कंपनी विदेशी बाजार में दीर्घ काल तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है वह विदेश में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना करती है। इस माध्यम के अंतर्गत विदेश में ही उत्पादन एवं विपणन किया जाता है, संचालित की जाती है। उत्पादन एवं अन्य लागतें तथा सरकारी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के इस प्रारूप को प्रोत्साहित करती हैं। जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां होती हैं इनका 50% से अधिक वोटिंग पावर होता है जो किसी दूसरी कंपनी के पास होता है, ठीक है। जो कंपनी विदेश में अपना दीर्घ काल तक उपस्थिति बनाए रखना चाहती है वो इसका क्या करती है, स्थापना करती है। इसके माध्यम से विदेश में ही उत्पादन किया जाता है, मार्केटिंग भी वहीं विदेशों में ही की जाती है, ठीक। उत्पादन एवं अन्य लागतें और सरकारी नीतियां, जितने भी उत्पादन और लागतें आती हैं और सरकारी नीतियां अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के इस प्रारूप को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा बढ़िया है संसाधन जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। क्या है इसके लाभ, उत्पादन एवं क्वालिटी पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, ठीक है। उत्पादन की क्वालिटी पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, मतलब किस क्वालिटी का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है पहले से निश्चित रहता है। संभावित प्रतियोगियों के विकास का जोखिम नहीं, जितने भी प्रतियोगी हैं जो संभावित हैं मतलब कि वो हमारे प्रतियोगी हो सकते हैं, उनके विकास का जोखिम नहीं होता, ठीक। क्या है इसकी हानियाँ, कुशल श्रमिकों की कमी, कुशल श्रमिक कम होते हैं, अधिक वित्तीय एवं प्रबंधकीय स्रोतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। विदेशी बाजार की अधिक जानकारी ना होना, यह हानि है। विदेशी सरकार का सहयोग प्राप्त ना होना, जरूरी नहीं है कि हर बार विदेशी सरकार आपको सहयोग दे ही दे, हो सकता है इस बार ना दे, कई बार ना दे। तो ये सारी लाभ और हानियाँ हैं और ये हमने आपका यहाँ पर चैप्टर पढ़ा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब इम्पॉर्टेंट, जो कि डिफरेंस घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में क्या है डिफरेंस। अगर इस एक्सरसाइज से कुछ पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, घरेलू व्यवसाय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर। कर्ता व विक्रेता में, क्रेता व विक्रेता में राष्ट्रीयता, ठीक है। ये कर्ता नहीं है, ये क्रेता है, ठीक। इसमें केवल एक ही राष्ट्र के लोग भाग लेते हैं। जो घरेलू व्यवसाय है आपको पता है एक देश के अंदर जो होता है वही घरेलू कहलाता है, तो इसमें केवल एक ही राष्ट्र के लोग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में एक से अधिक
देश के लोग होते हैं। ठीक। उत्पादन के संसाधनों की गतिशीलता, घरेलू में क्या होता है, अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता पाई जाती है। जो घरेलू व्यवसाय हैं अपेक्षाकृत अधिक गतिशील होते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय होते हैं ये अपेक्षाकृत कम गतिशील होते हैं। ठीक। ग्राहकों की प्रकृति में अपेक्षाकृत अधिक समरूपता पाई जाती है घरेलू वाले में, और अंतर्राष्ट्रीय वाले में विभिन्नता पाई जाती है। ठीक। नियम एवं नीतियां, एक ही देश के नियमों एवं नीतियों का वास्ता होता है। मतलब जो घरेलू व्यवसाय है उसके ऊपर एक ही देश के नियम और नीति लागू होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अनेक देशों के नियम और नीति लागू होते हैं। व्यवसाय में प्रयुक्त मुद्रा, घरेलू व्यवसाय में घरेलू मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एक से अधिक देशों की मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। प्रणालियों एवं व्यवहार में भिन्नता, घरेलू व्यवसाय एक देश के अंदर समरूपता है और अंतर्राष्ट्रीय में विभिन्न देशों के मध्य भिन्नता है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस इनके बीच में, जो कि पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस एक्सरसाइज से अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर रह गया हो तो नीचे कमेंट कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कुछ रह गया है अभी भी। ठीक। और तुरंत अपने क्वेश्चन के आंसर पाना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन से मिस ना हो। कमेंट करके बताना कुछ भी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।